छात्रों, आज अपन वेतन शीर्षक के अंतर्गत सकल आय की गणना का अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने पूर्व में देखा कि वेतन शीर्षक के अंतर्गत अनेक प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, अतः उनका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। सर्वप्रथम है मूल वेतन, जिसको कहते हैं बेसिक सैलरी। फिर आता है वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। देन अनुलाभ, परक्विजिट्स, और भविष्य निधि से आय, इनकम फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो वेतन शीर्षक के अंतर्गत ये चार जो टर्म हैं इनको अपन देखने जा रहे हैं। वेतन में सबसे पहले होता है मूल वेतन या बेसिक सैलरी। मूल वेतन सामान्यतः कर्मचारी को प्रति माह मिलने वाले कुल वेतन में कुछ राशि मूल वेतन के नाम से दी जाती है तथा शेष भाग भत्ते व अनुलाभ आदि के रूप में दिया जाता है। बेसिक सैलरी या मूल वेतन के बारे में आप लोगों को प्रश्न में मिल जाता है कि कर्मचारी को मूल वेतन ये मिलता है, और मूल वेतन के अलावा जो अन्य चीज़ें मिलती हैं वो या तो भत्तों के रूप में हो सकती हैं या कोई अनुलाभ या सुविधाओं के रूप में हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती हैं। यदि कर्मचारी की नियुक्ति किसी वेतन श्रृंखला में की जाती है, वेतन श्रृंखला जिसको इंग्लिश में कहते हैं पे स्केल, अगर कर्मचारी की नियुक्ति किसी पे स्केल में की जाती है तो प्रति वर्ष उसके मूल वेतन में वृद्धि होती रहती है और मूल वेतन की राशि हर वर्ष बदलती जाती है। कर्मचारी की नियुक्ति पे स्केल में न होने पर, वेतन श्रृंखला में न होने पर मूल वेतन की राशि स्थिर रहती है। इस संबंध में आप लोगों को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर्वप्रथम है मूल वेतन से आशय क्या होता है। मूल वेतन से आशय उस वेतन से होता है जो वेतनमान या इंग्लिश में कह सकते हैं पे स्केल या ग्रेड के अनुसार दिया जाता है। वेतनमान कर्मचारी के मूल वेतन वृद्धि की प्रक्रिया बताते हैं। मूल वेतन में बोनस, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। बेसिक पे या मूल वेतन में मूल वेतन ही होता है, उसमें जो अन्य चीज़ें मिल रही हैं, बोनस मिल सकता है, भत्ते मिल सकते हैं, भत्तों को इंग्लिश में अपन आगे कहेंगे अलाउंसेज, और अन्य सुविधाएं, अदर फैसिलिटीज़ या परक्विजिट्स, इनके मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से अगर किसी कर्मचारी को सेवा शर्तों के अनुसार बिक्री पर या एक निश्चित कमीशन की राशि मिलती है तो वो भी मूल वेतन ही माना गया है। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि एक मूल वेतन होता है। मूल वेतन यानी वेतन का मुख्य हिस्सा मूल वेतन कहलाता है। फिर उसके बाद में दूसरे हिस्से होते हैं, वो या भत्तों के रूप में मिल सकते हैं
या सुविधाओं के रूप में मिल सकते हैं। ये सारे वेतन शीर्षक की आय में अपन शामिल करते हैं। आप लोगों को मैंने ये बताया कि कर्मचारी की नियुक्ति अगर वेतन श्रृंखला में की जाती है और उसको अपन कहते हैं पे स्केल, तो उस कर्मचारी का वेतन श्रृंखला के अनुसार हर साल बढ़ता रहता है। जैसे समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वेतन श्रृंखला में हुई है और वेतन श्रृंखला जैसे ये है 8,000, फिर अपन डैश करते हैं 400, फिर डैश करते हैं 9,200, फिर डैश 600, फिर डैश 15,200। ये वेतन श्रृंखला है, इसे आप लोग समझ लें। वेतन श्रृंखला दी हुई है 8,000, फिर उसके बाद में 400, फिर उसके बाद में 9,200, 600 और फिर 15,200। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति आरंभिक वेतन 8,000 रुपये पर हो रही है। ये वेतन श्रृंखला कह रही है 8,000 के बाद में डैश दे दिया और 400। इसका मतलब ये है कि 1 साल तक तो उसका मूल वेतन 8,000 रहेगा और जो ही 1 साल वो कंप्लीट करेगा उसके बाद में अगले साल उसको वेतन मिलने लग जाएगा 8,400। और 8,400 1 साल के लिए फिर मिलेगा और फिर उससे अगले वर्ष फिर 400 रुपये हर माह वेतन में उसके वृद्धि हो रही है। और ये तब तक होता जाएगा जब तक लास्ट में उसका 9,200 मूल वेतन नहीं हो जाए। जो ही 9,200 मूल वेतन होगा वो 1 साल चलेगा। उसके बाद में आगे डैश दिया हुआ है 9,200 के बाद में डैश 600। इसका मतलब ये है कि 1 साल 9,200 और फिर 9,200 के बाद में 600 रुपये की और वृद्धि हो जाएगी, 1 साल बाद में हो जाएगी वो, यानी उस टाइम उसका वेतन हो जाएगा 9,800। और हर एक साल ये 600 रुपये बढ़ता जाएगा और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 15,200 रुपये नहीं हो जाता। तो ये हुई वेतन श्रृंखला। तो अगर कर्मचारी की नियुक्ति वेतन श्रृंखला में होती है तो जो वेतन श्रृंखला दे रखी है उसके वेतन श्रृंखला के प्रारंभिक मूल वेतन से भी उसकी नियुक्ति हो सकती है। और वेतन श्रृंखला में किसी भी वेतन श्रृंखला के अंतर्गत जो भी वेतन आ रहा है उसके ऊपर भी उसकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि हर साल उसकी वेतन वृद्धि वेतन श्रृंखला में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार होगी। ये ध्यान रखने की बात है। जैसे यदि कोई कर्मचारी गैर सरकारी सेवा में हो और उसकी नियुक्ति 1 जुलाई 14 को की गई हो तो उसे निम्न वेतन प्राप्त होगा। वेतन श्रृंखला के अंतर्गत आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को वेतन उसका निकालना पड़ेगा गत वर्ष का, अपने लिए गत वर्ष। और गत वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का अलग होता है और निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं, गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए गत वर्ष अलग होता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए गत वर्ष है मार्च टू फरवरी। तो इस तरह से पहले तो ये देखेंगे कि वो कर्मचारी सरकारी है या गैर सरकारी। फिर उसके बाद में आप लोगों को ये देखना है कि उसकी जो नियुक्ति की गई है वो कब की गई और उस नियुक्ति
के समय उसको जो वेतन श्रृंखला मिल रही थी उसके आधार पर अपन हर वर्ष के लिए आगे से आगे कैलकुलेट करते जाएंगे और ये देखेंगे कि गत वर्ष में उसको कितना वेतन मिल रहा था। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो किसी कर्मचारी की नियुक्ति, अभी जो वेतन श्रृंखला आपको बताई गई उस वेतन श्रृंखला पर 1 जुलाई 14 को की गई नियुक्ति, तो अपन अब आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई 14 से उसकी नियुक्ति की गई और वेतन श्रृंखला 8,000 दी हुई है। इसका मतलब उसको पूरे 1 साल तक 8,000 रुपये मिलेंगे। 1 जुलाई 14 से शुरू करके 30 जून 15 तक, 30 जून 15 तक। फिर दोबारा से 1 जुलाई 15 से आगे चलेंगे, 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 और फिर 16 17, 17 18, 18 19 और 19 20। ये इस तरह से आप वर्षों का हिसाब लगा के ये देखेंगे कि संबंधित गत वर्ष में उसको वेतन कितना मिल रहा था। और संबंधित गत वर्ष का मतलब आप लोगों के लिए है 19-20। तो 19-20 में, और 19-20 का मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक का वेतन आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिर उसके गत वर्ष का मूल वेतन आ जाएगा। ये है गैर सरकारी का कर्मचारी का। और फिर उसके बाद में अगर वो सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी हो तो फिर क्या करें, उसके संबंध में ये आप लोगों को जान लेना चाहिए कि सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के छठे वेतनमान और अब 7वां भी लागू हो गया है। पहले अपन छठे वेतनमान की बात करते हैं। छठे वेतनमान में मूल वेतन का निर्धारण करना। छठे वेतनमान में इन्होंने क्या किया कि ये वेतन श्रृंखला को हटा दिया गया और वेतन श्रृंखला को हटाने के बाद में उसका जो मूल वेतन है उसी में ग्रेड पे भी शामिल कर देते हैं और वो शामिल करने के बाद में दोनों उसका मूल वेतन हो गया। और फिर यहाँ वेतन वृद्धि जो दी जा रही है वो पे स्केल के अनुसार नहीं है, क्योंकि वहाँ छठे वेतन आयोग में वेतन श्रृंखला नहीं है, पे स्केल नहीं है। वहाँ ये कह दिया गया है कि उसका मूल वेतन और ग्रेड पे दोनों का 1 साल बाद में उसको इंक्रीमेंट या वार्षिक वेतन वृद्धि 3% के हिसाब से दी जाएगी। यानी हर साल उसका मूल वेतन और ग्रेड पे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में हर साल उसको 1 साल के लिए 3% की वृद्धि, अगले साल फिर 3% की वृद्धि, इस तरह से दी जाएगी। और ये 3% की जो कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद में इसको 10 के गुणांक में परिवर्तित कर देंगे। अगर मान लो लास्ट का फिगर 7 आता है तो उसको 10 कर देंगे, 87 आ गया तो 87 का 90 कर दिया जाएगा। ये सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के छठे वेतनमान के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण इस तरह से आप लोगों को करना है। और अब उसके बाद में 7वां वेतन आयोग भी लागू हो गया है, जिसमें उसमें भी उसी तरह से वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है और पे मैट्रिक्स हैं। और पे मैट्रिक्स के अनुसार किसी कर्मचारी को कितना मूल वेतन मिलता है ये बता दिया जाता है और फिर उसी तरह से उसको वार्षिक वृद्धि 3% के हिसाब से दी जा रही है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपन मूल वेतन के संबंध में करनी है। तो ख़ास बात ये है कि गत वर्ष में उसका मूल वेतन क्या था ये देखना है अपने को संबंधित गत वर्ष में। तो इसके लिए
सामान्य रूप से आप लोगों को गत वर्ष से पहले की कैलकुलेशन करते हुए गत वर्ष तक आना पड़ता है, और गत वर्ष में आने के बाद में फिर ये देखेंगे कि उसका गत वर्ष की अवधि कौन सी है, और उस अवधि के वेतन का अपन हिसाब लगाते हैं। ये होगा उसका मूल वेतन। और मूल वेतन के बाद में आगे अपन अन्य चीज़ें उसमें और शामिल करते रहेंगे। अन्य अपने को काफ़ी चीज़ें शामिल करनी हैं, और वो शामिल करेंगे तो लास्ट में सारी चीज़ें जोड़ने के बाद में आएगा सकल वेतन, ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। थैंक यू।